करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। आर्टिकल 79 टू 122 बोलता है कि भारत में पार्लियामेंट होगी, और कौन से पार्ट में पार्लियामेंट है? पार्ट 5 में। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, ना ही वो किसी भी हाउस में बैठते हैं, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। अब आती है पार्लियामेंट में लोकसभा आती है और राज्यसभा आती है। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। लोकसभा कौन सा हाउस होता है? जिसको हम वोट करते हैं, एमपी बनाते हैं और एमपी मिलकर सरकार बनाते हैं, वो होती है लोकसभा। राज्यसभा को होता है अपर हाउस। राज्यसभा अपर हाउस होता है और ये परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। अब बात करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वो 250 मेंबर्स की है। एट प्रेजेंट 245 इसके मेंबर हैं। 229 मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 यूनियन टेरिटरी को, और 12 मेंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। और जो एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा ये जो कि मैंने पहले बताया है कि परमानेंट हाउस है, ये कभी भंग नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। इसके जो 1/3 मेंबर है वो हर तीसरे साल रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट हाउस है, और जो इसकी टर्म होती है एक मेंबर की वो 6 साल की होती है। हालांकि ये संविधान में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि राज्यसभा का जो एमपी है वो 6 साल तक रहेगा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि राज्यसभा की मेंबर की टर्म 6 साल होती है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं एमएलए के द्वारा। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए होते हैं वही राज्यसभा के एमपी का चुनाव करते हैं, और जो इलेक्शन का जो मेथड होता है वो वही मेथड होता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगर हम राज्यसभा की सीट देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीट 31 है। दिल्ली और पौंडीचेरी की सीट कितनी है? एक एक सीट राज्यसभा की है। लोकसभा, अब आता है लोकसभा। लोकसभा कौन सा होता है? लोअर हाउस। स्ट्रेंथ कितनी है? 552 मेंबर की। एट प्रेजेंट 545 मेंबर है। 530 स्टेट से इलेक्ट होते हैं, 13 यूनियन टेरिटरी से और 2 एंग्लो इंडियन। हालांकि अब एंग्लो इंडियन की सीट को ख़त्म कर दिया गया है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि जो वोटिंग की जो एज होगी उसको 18 कर दिया गया है 21 से। अब आता है डेलीमिशन कमीशन। डेलीमिशन कमीशन क्या होता है कि डेलीमिशन कमीशन ये डिटरमाइन करता है कि किसी स्टेट में कितनी सीट होगी, यानी कि मान लो कि 10,000 स्ट्रेंथ पर एक सीट है, ठीक है, और उसकी बाउंड्री डिसाइड करता है कि इतना एरिया है, इस एरिया पे सीटों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि बंटवारा करता है कि किसी एरिया में, किसी स्टेट में कितनी सीटें होगी। और जो पॉपुलेशन बेस पे करता है ये एरिया, और लेकिन वो जो पॉपुलेशन है वो 2001 का जो सेंसस था उसके अनुसार ली जाती है, ठीक है। 87वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने कहा कि जो डेलिमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो निर्धारण होगा वो 2001 के सेंसस के अनुसार होना चाहिए। 95वां अमेंडमेंट एक्ट 2009 कहता है कि जो रिजर्वेशन है वो कब तक चलेगी? 2020 तक चलेगी, अभी भी उसको बढ़ा दिया गया है। अब आता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से किस किस का इलेक्शन होता है? राज्यसभा के एमपी का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वाइस प्रेसिडेंट का, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। राज्यसभा में एज मैक्सिमम मिनिमम 30 ईयर एज होनी चाहिए। संविधान में इसकी टर्म फिक्स नहीं है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, 6 साल की होगी। अब आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हमने बहुत बार सुना होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ किस में है? 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है, और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किस केस में डिस्क्वालीफाई किया जाता है? देखिए, नंबर 1 है, अगर मान लीजिए कोई भी मेंबर है वो बीजेपी पार्टी से चुना हुआ है, अगर वो पार्टी अपनी मर्जी से छोड़ दे तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नंबर 2 बात है, मान लीजिए कोई मेंबर है कांग्रेस का है लेकिन वो वोटिंग नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी मीटिंग है, कोई भी बिल है उसमें वो फेवर में वोट नहीं कर रहा, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर वो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जीत चुका है, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी डिफेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 4th पॉइंट है, मान लीजिए कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होगी, अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करता है तो उसको भी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।
अब आता है कि डिफेक्शन का डिसीजन कौन लेता है। एंटी डिफेक्शन लॉ में जो डिफेक्शन का जो डिसीजन है वो राज्यसभा में चेयरमैन लेता है और लोकसभा में स्पीकर लेता है। लेकिन आर्टिकल 137 ये बोलता है कि वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर होगा, यानी कि जुडिशरी देख सकती है कि जो स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा लिया गया निर्णय गलत तो नहीं है। अब आता है कि एक जो मेंबर है वो दो हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये बोलता है कि एक मेंबर एक ही हाउस का मेंबर होगा। मान लीजिए कि आप राज्यसभा में एमपी थे, आप लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं, तो 10 दिन में आपको बताना होगा कि आपको कौन सी सीट आपको चाहिए है, नहीं तो जो पहले वाली जो सीट थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब रिजाइन लेटर जो एमपी होते हैं, रेजिग्नेशन लेटर जो लोकसभा में तो देते हैं स्पीकर को और राज्यसभा में दिया जाता है चेयरमैन को। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्पीकर। स्पीकर कौन होता है, हम लोकसभा का सेशन देखते हैं, उसमें जो सबसे आगे जो डेकोरम यानी कि जो अनुशासन बनाने की कोशिश करते हैं, बैठाते हैं, सबको बोलने का मौका देते हैं, वो कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। स्पीकर की इलेक्शन डेट स्पीकर की कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है। अगर स्पीकर रिजाइन करता है तो लेटर किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा। ये डायरेक्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। रिमूवल, मान लीजिए कि स्पीकर को हटाना है तो रिमूवल प्रोसेस उसका कैसा होगा, लोकसभा मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की में मेजोरिटी ऑफ मेंबर अगर ये बोल देंगे, मान लीजिए 100 मेंबर है, 51 ये बोल देंगे कि इनको हटा दो तो हटा दिया जाएगा। 14 डे का नोटिस दिया जाता है। ऑफिस जब खाली हो जाता है तब री इलेक्शन होता है। री इलेक्शन की डेट कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। अब आता है कि अगर स्पीकर को हटाने का प्रोसेस चल रहा है तो वो पहले ही इंस्टांस में मतलब उनको वोटिंग करने का अधिकार होता है। और मान लीजिए कि कोई और मैटर है, यानी कि कोई बिल पास करना है और ज्वाइंट सीटिंग बुला ली गई है, तो उस केस में अगर इक्वलिटी का मैटर आ गया, यानी कि 100 वोट फेवर में है, 100 अगेंस्ट में है, तो उस केस में भी स्पीकर वोटिंग कर सकता है। और स्पीकर का जो वोट होता है वो कहलाता है कास्टिंग वोट। स्पीकर की पावर क्या है, कोई भी बिल है स्पीकर ही डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, और इसमें कोई जुडिशरी रिव्यू नहीं होता है। स्पीकर अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है, स्पीकर अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव करते हैं, रूल ऑफ प्रोसीजर से, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से स्पीकर पावर डिराइव करता है। अब आता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, मान लीजिए कि कोई बिल पास करना था लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में डेड लॉक की कंडीशन आ गई। डेड लॉक की कंडीशन क्या है कि बिल पास नहीं हो रहा है, दोनों हाउस में असहमति बन चुकी है, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है और ज्वाइंट सीटिंग को फिर जो प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर प्रिसाइड करता है। स्पीकर अर्जन द हाउस, स्पीकर हाउस को अर्जन कर देते हैं अगर अब इन द एब्सेंस ऑफ कोरम क्या होता है कि 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि अगर 500 मेंबर की स्ट्रेंथ है लोकसभा में, 545 मेंबर की स्ट्रेंथ है तो उसमें से कम 55 मेंबर का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर उतने मेंबर नहीं है तो स्पीकर हाउस को क्या कर देते हैं, अर्जन क्या होता है, हाउस को सस्पेंड कर देना। अर्जेंट क्या होता है, हाउस को सस्पेंड कर देना। स्पीकर अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ लोकसभा, जितनी भी लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्पीकर उनके चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। स्पीकर खुद चेयरमैन होता है कौन सी कमेटी का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, रूल कमेटी का और जनरल पर्पज कमेटी का। स्पीकर का जो कार्य है उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं लोकसभा में। अगर आपको उसको क्रिटिसाइज करना है तो उसके लिए सब्सटेंसिव मोशन लेके आना पड़ेगा। सॉरी। अब आता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर की जो इलेक्शन डेट है वो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। स्पीकर की इलेक्शन डेट किसने डिसाइड की थी, प्रेसिडेंट ने। स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो ओरिजिनेट हुई थी 1921 के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आर्टिकल 93 बोलता है कि लोकसभा में तो एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। आर्टिकल 89 बोलता है कि राज्यसभा में चेयरमैन होगा और डिप्टी चेयरमैन होगा। अब आता राज्यसभा का चेयरमैन, या राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अगर राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल का प्रोसेस है तो वो उन्हें वोटिंग का राइट नहीं होता है। अदर मैटर में वो डेडलॉक कंडीशन है, बिल है वगैरह में वोट कर सकते हैं। अब आता है कि ऑफिस ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन का ऑफिस है वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वो रूल ऑफ हाउस में मेंशन है।
विप विप क्या होती है? विप होती है पार्लियामेंट में, इसका काम क्या होता है? हाजिरी लेने का काम होता है। अब आता है कि अर्जनमेंट क्या होता है। अर्जनमेंट क्या होता है? जब जब पार्लियामेंट में जब सेशन चल रहा होता है, तो जब अर्जनमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन, वो हाउस को अर्जन कर देता है। अर्जन का मतलब होता है कि सीटिंग खत्म हो जाती है। सीटिंग खत्म होगी, सेशन खत्म नहीं होगा। मान लीजिए कि 10 दिन का सेशन था और आज सेशन चल रहा था, तो आज की सीटिंग खत्म कर दी उसने, आज की सीटिंग को खत्म कर दिया। किसके द्वारा किया जाता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। दोबारा सीटिंग शुरू हो जाएगी तो सारे के सारे बिल जो है वो दोबारा शुरू हो जाएंगे, किसी भी बिल या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कुछ समय के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए कि आज हाउस अर्जन कर दिया, ठीक है, तो कल शुरू हो जाएगा। फिर एक शब्द है अर्जनमेंट साइन डाई। इसमें क्या होता है कि हाउस को लंबे समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, मान लीजिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आती है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन कौन करता है हाउस को? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इशू करके हाउस को क्या कर देते हैं? प्रोरोगेशन कर देते हैं। प्रोरोगेशन में क्या होता है? हाउस की जो सीटिंग है वो भी खत्म हो जाती है और सेशन दोनों खत्म हो जाते हैं, सीटिंग और सेशन दोनों बंद, ठीक है। हालांकि इसका भी कोई बिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगली टर्म आती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? भंग हो जाना। यानी कि मान लीजिए लोकसभा है, सरकार का लोकसभा में जब डिजोल्व होती है, यानी कि सरकार की एक प्रकार से हार होगी, सरकार गिर गई, हम बोलते हैं ना कि सरकार गिर गई है, ठीक है, सरकार खत्म हो गई है। तो जब लोकसभा डिजोल्व हो जाती है तो बिलों पे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखिए। जब मान लीजिए लोकसभा डिजोल्व होगी तो सारे के सारे बिल है ना वो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ बिल बच जाते हैं जो लैप्स नहीं होते। लैप्स का मतलब लैप्स एक प्रकार से बोल सकते हैं कैंसल, ठीक है। मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग था, सरकार गिरने से पहले लोकसभा में पेंडिंग है बिल, तो वो बिल क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा में तो बिल पास कर दिया गया था लेकिन वो राज्यसभा में पेंडिंग था, वो बिल भी क्या हो जाएगा बेटा? लैप्स हो जाएगा। थर्ड है, लोकसभा में और राज्यसभा में पास नहीं हुआ था बिल, ठीक है, लेकिन डेडलॉक कंडीशन बन गई थी और लोकसभा के भंग होने से पहले राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सीटिंग बुला ली थी, तो उस केस में जो बिल है वो लैप्स नहीं होगा। फोर्थ है, राज्यसभा में भी पास कर दिया है, लोकसभा में भी पास हो गया था बिल, राष्ट्रपति के साइन बाकी थे, तो वो बिल भी बेटा लैप्स नहीं होगा। अब देखो बच्चों, अच्छा, राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है, नोट पास्ड बाय लोकसभा, ठीक है, वो बिल भी क्या है? लैप्स नहीं होगा। मोटा मोटा देखिए, अगर कोई बिल लोकसभा में पास है, राज्यसभा में पास नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? लैप्स। लोकसभा में पास नहीं है, राज्यसभा में पास है, वो भी लैप्स। दोनों हाउस में पास नहीं है, डेडलॉक है, नोट लैप्स। दोनों हाउस में पास है, नोट लैप्स। अब आता है मोशन। मोशन कौन लेके आता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर मोशन लेके आते हैं, यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। सब्सटेंसिव मोशन क्या होता है? इस मोशन के अंदर जो जितने भी सेल्फ कंटेंड मैटर है वो डिस्कस होते हैं। कौन से मैटर डिस्कस होते हैं इस मोशन के अंदर? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। क्लोजर मोशन क्या होता है? कोई भी किसी भी मैटर पे डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में, तो डिबेट को कम करने के लिए कौन सा मोशन लेके आ जाता है? क्लोजर मोशन। प्रिविलेज मोशन किसके खिलाफ लेके आ जाता है? मिनिस्टर के खिलाफ लेके आ जाता है, अगर वो अपने पद का ज़्यादा फायदा उठा रहा हो तो। सेंसर मोशन किसके खिलाफ आता है? मिनिस्टर के खिलाफ आता है। इसमें इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पॉलिसी होती है वो सारी की सारी क्रिटिसाइज होती है। हालांकि अगर ये मोशन पास हो जाए तो इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देने की जरूरत नहीं होती। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंपॉर्टेंट मोशन है। इसमें क्या है? एटलीस्ट 50 मेंबर जब लोकसभा में कहेंगे कि इसको हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना है, तब इसको मोशन को लेके आया जाता है। अगर ये पास हो जाता है तो सारी की सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है, यानी कि सरकार हार जाती है। इससे सरकार हार जाएगी तो सरकार खत्म हो जाएगी उस टाइम। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? ये मोशन होता है, ये मोशन लाया जाता है जो इम्पोर्टेंट पब्लिक, अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर जो है उन पे उनकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी जो मैटर है उन पे ध्यान दिलाने के लिए मोशन लेके आया जाता है। इसके लिए भी 50 मेंबर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये भी राज्यसभा यूज़ नहीं करती क्योंकि ये किसके खिलाफ होता है? सरकार के खिलाफ होता है। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट है। एक तो ये मिनिस्टर के प्रिविलेज में नहीं होना चाहिए कि ये नहीं कि कोई मिनिस्टर फ़ायदा उठा रहा है इसके बारे में हो, ना ही इसमें एक से ज़्यादा मैटर डिस्कशन होने चाहिए।
इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी रेज ऑन डिस्टिंग मोशन, ठीक है। अगर है नो डे येट नेम्ड मोशन, ये मोशन स्पीकर लेके आता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन से ये मोशन लेके आ जाता है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी रिजोल्यूशन होते हैं वो किसी कैटेगरी में आते हैं, सब्सटेंसिव मोशन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें डिस्कशन किया जाता है। जितने भी रिजोल्यूशन होते हैं उनके लिए वोटिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन हर मोशन के लिए वोट की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशल मेंशन क्या है? अदर मैटर जो डिस्कस नहीं होता। मान लीजिए बहुत सारे मोशन होते हैं, उनके बाद भी कोई भी मैटर अगर हमारा बच जाता है तो वो जो डिस्कस नहीं होता उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन किया जाता है, उसको नोटिस अंडर 377 के अंडर। कोई मिनिस्टर जो होता है, अगर कोई रिजोल्यूशन लेके आया है तो उसको वापस लेके नहीं जा सकता। अगर उसको वापस लेके जाना है तो उसको हाउस को छोड़ना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल को कौन लेके आता है? ऑर्डिनरी बिल लेके आ जाता है मिनिस्टर के द्वारा या किसी भी अदर मेंबर के द्वारा। दो मेंबर होते हैं, एक तो मिनिस्टर, एक प्राइवेट मेंबर। यानी कि जो प्राइवेट मेंबर होगा, अदर देन जो मेंबर है वो कौन से मेंबर होंगे? प्राइवेट मेंबर होंगे। और जो मिनिस्टर है सरकार के, वो प्राइवेट मेंबर नहीं होंगे। बिल कोई भी आएगा, गैजेट में डिस्कशन होगा, ठीक है। गैजेट में आएगा बिल, गैजेट के बाद डिस्कशन होगा, सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी जो होती है उस पर डिस्कशन करेगी, फिर उसको सिंपल मेजोरिटी यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति या तो साइन कर देंगे या फिर सस्पेंसिव वीटो का यूज कर लेंगे। सस्पेंसिव वीटो क्या करते हैं? रिकन्सिडर के लिए भेज देंगे, रीथिंक के लिए। अगर दोबारा भी पास होके बिल आ जाता है तब राष्ट्रपति को मजबूरी में साइन करने पड़ते हैं। अगला है मनी बिल। आर्टिकल 110 बोलता है कि मनी बिल के अंदर क्या क्या आता है? इम्पोजिशन, एबोलिशन। इम्पोजिशन मतलब लगाना, अबोलिशन खत्म करना, रेमिशन छूट देना, अल्ट्रेशन चेंज करना, और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। जितने भी टैक्स होते हैं सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? मनी बिल के अंदर आते हैं। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द मनी। जितनी भी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मनी उधार लेती है, वो भी किसके अंदर आता है? मनी बिल के अंदर आता है। मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है और कंटीजेंसी फंड है, उसकी जो की मनी भी जो होती है वो किसके अंदर आती है? मनी बिल के अंदर आती है। मनी बिल क्या नहीं होता? जो लाइसेंस वगैरह के लिए हम फीस पे करते हैं वो मनी बिल के अंदर नहीं आता है। लोकल अथॉरिटी जो टैक्स लगाती है वो भी मनी बिल नहीं है। मनी बिल के लिए जो स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो क्या होता है? फाइनल होता है, और इसमें कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। मनी बिल किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और पहले ही राष्ट्रपति की क्या ले ली जाती है? प्रायर रिकमेंडेशन ले ली जाती है, तो ये लोकसभा में पास हो जाता है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा जो मनी बिल है, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, उसको यस करनी ही पड़ती है। मैक्सिमम वो क्या कर देती है? 14 दिन के लिए बस लेट कर सकती है, ठीक है। पब्लिक बिल वो कौन से बिल होते हैं? जिसको मिनिस्टर लेके आता है वो पब्लिक बिल होते हैं। जो प्राइवेट बिल क्या होते हैं? प्राइवेट मेंबर अदर देन मिनिस्टर जो बिल लेके आता है वो प्राइवेट बिल होते हैं। इस पब्लिक बिल के लिए इंट्रोड्यूस के लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और प्राइवेट के लिए 1 महीने का। आगे है फाइनेंशियल बिल, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।